रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग, ये है हमारा आज का टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फिजियोलॉजी के पोर्शन में, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा हुआ है। तो एनीहू रेस्पिरेशन का आपको पता होना चाहिए, ये होता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे रिलीज़ किया जाता है बॉडी से, क्योंकि वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ह्यूमन बीइंग में आपने पढ़ा कि हम लोग जो है वो रेस्पायर करते हैं, और आप कह सकते हो कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मेनली उसका जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो लंग्स होता है। बट व्हाट अबाउट फ्रॉग? फ्रॉग के केस में क्या इसमें भी लंग्स ही होता है, या लंग्स के अलावा भी कोई स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं? वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए फ्रॉग पानी के अंदर भी रहता है और पानी के बाहर भी। तो हम तो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते, इट मीन्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो काम नहीं आएगी पानी के अंदर। तो फ्रॉम हेयर इट इज़ क्लियर डैट कि फ्रॉग जो है वो 100% मोर देन वन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करता है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो चलिए एक क्यूरियोसिटी जनरेट करके देखते हैं कि कैसे फ्रॉग पानी में रेस्पायर करता है और कैसे वो ज़मीन के ऊपर रेस्पायर करता है। तो आज इस टॉपिक के साथ जुड़े रहिए और हम बड़े इंटरेस्टिंग वे से इसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो 3 डिफरेंट मैनर से जो है वो रेस्पायर करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको ऑक्सीजन चाहिए ताकि उनकी मेटाबॉलिक फंक्शन हो सके। अलॉन्ग द एवोल्यूशनरी ट्री डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्वायर किए हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। और ऑक्सीजन को कहाँ से लिया जाता है? सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। और वो सराउंडिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन जहाँ तो एयर हो सकता है और वाटर हो सकता है। इसका मतलब ऑक्सीजन दोनों ही तरीके से डिराइव की जा सकती है, एयर से और वाटर से। Environment in which organism live greatly determine how an animal respire। तो ये कह रहा है कि भाई जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है वो डिसाइड करता है कि ये रेस्पायर कैसे करेगा। ऑब्वियसली बात है, जो ज़मीन पर रहते हैं तो उनको सांस जो है वो हवा से लेनी है, और जो पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो वाटर से लेना है। इट मीन्स इन्वायरमेंट ही है जो डिसाइड करता है कि भाई आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा। और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो कोरिलेट करती है ऑर्गेनिज्म के साइज़ के साथ। ठीक, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा तो डिफ्यूजन डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ड्रॉप करती जाएगी। कहने का अभिप्राय ये है कि आपने देखा होगा कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे अगर करेक्टली बोला जाए, तो उनमें रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस थी। ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआ, पारीफीरा में भी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस थी। ठीक, क्योंकि वो सेलुलर लेवल था। इवन टिश्यू लेवल में की बात की जाए तो वहाँ भी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस थी। लेकिन जैसे जैसे साइज़ बढ़ता गया तो ऑक्सीजन का डायरेक्टली हर जगह पर पहुँचना जो है फ्रॉम इन्वायरमेंट फिजिबल नहीं रहा। और जब साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें स्पेशल रूट बनाने पड़ते हैं, हमारी बॉडी को स्पेशल ऑर्गन एक्वायर करने पड़ते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हर ऑर्गन जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता। तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। राइट, रेस्पिरेशन फ्रॉग में कितने तरीके से होती होगी? तो ये कहता है कि मेनली तो 3 डिफरेंट मैनर हैं, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट को छोड़ें तो वे से पूछें किस तरीके से होती है तो ये 4 हैं। पहला है गिल्स, दूसरा है स्किन जिसे कुटेनियस भी बोलते हैं, तीसरा है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड फोर्थ है पल्मोनरी और लंग्स रेस्पिरेशन। तो देखिए गिल्स के बारे में आपको पता है, जैसे कि फिशेस में भी होते हैं। स्किन भी पता है जो बॉडी की कवरिंग होती है। बक्कोफेरेंजियल आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ा था कि फ्रॉग में बक्कल कैविटी और फेरेनिक्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं और इसे हम बक्कोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं, है ना। और पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है। तो फ्रॉग में ये 4 टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले गिल की बात की जाए तो गिल एडल्ट फ्रॉग में नहीं होता। जब फ्रॉग
एग ले करता है, उसमें से जो बच्चा निकलता है, आपकी वर्डिंग में लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए, उसे हम लार्वा कहते हैं। वो लार्वे का सही नाम होता है टैडपोल लार्वा, क्योंकि वो टैडपोल शेप होता है और वो एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता, वो रिजेंबल करता है विद द फिश। तो बिल्कुल फिश जैसा वो रिजेंबल करता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि फ्रॉग पक्का फिश वाले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है, क्योंकि इसके लार्वे फिश से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। और ये जो लार्वे होते हैं फ्रॉग के, ये रिस्पायर करते हैं थ्रू गिल्स, और इनका मोड ऑफ फीडिंग जो होता है वो हार्बीवोरस होता है, एडल्ट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। तो गिल्स की रेस्पायरेशन आपको एडल्ट फ्रॉग में नहीं दिखेगी। यू कैनॉट से इट कि एडल्ट फ्रॉग जो ज़मीन के ऊपर घूम रहा है उसे पकड़ो, ढूंढो उसके गिल्स कहाँ हैं, आपको उसमें गिल्स नहीं दिखेंगे। आपको गिल्स जो दिखेंगे वो टैडपोल में दिखेंगे, और वो टैडपोल लार्वे जो है पानी में होंगे। रेनी सीजन में आपने देखा होगा किसी जगह पे पानी जम जाता है, रुक जाता है, तो वहाँ पर थोड़े दिन के बाद आपको लगता है मछलियाँ तैरती हैं। तो बेसिकली वो मछलियाँ नहीं होती, वो फ्रॉग ने एग ले किए होते हैं, उस एग से उसके लार्वे निकलते हैं दैट रिजेंबल विद द फिशेस, एंड वी अज्यूम डैट कि ये जो है वो फिशेस होंगी। अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नदी नालों से फ़िश उड़कर इतनी दूर छोटे से खड्डे में आ जाएगी, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती। तो याद रखिएगा कि फ्रॉग के लार्वे में जो रेस्पायरेशन होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। देन कुटेनियस रेस्पायरेशन। कुटेनियस का मतलब होता है स्किन, कि वो वाली रेस्पायरेशन जो स्किन के थ्रू हो। तो देखिए आपको पता है इस बात का कि फ्रॉग जो है इसकी बॉडी के बाहर जो कवरिंग है वो स्किन है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस स्किन में बड़ी सारी ब्लड की सप्लाई की जाती है ताकि ये अल्टरनेट स्ट्रक्चर बन सके फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ड्यू टू एम्फीबियस मोड ऑफ लाइफ, ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है अपनी लाइफ जो है वो वाटर में गुजारते हैं। स्किन जो है वो सर्व करता है ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग समर स्लीप, दैट इज एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप स्किन ओनली ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो बोला हुआ है ड्यूरिंग समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, तो ये क्या कहना चाहता है? कहता है कि फ्रॉग नेचुरली बात है ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इन्वायरमेंट का, मतलब जब जून जुलाई का ये इंडिया के नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, या फिर दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर काफ़ी डिप हो जाता है, तो दोनों ही एक्सट्रीम टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना और काफ़ी ज़्यादा कम हो जाना। तो फ्रॉग जो है इतने फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है समर स्लीप और विंटर स्लीप में चला जाता है, जिसे हम लोग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। इस दौरान फ्रॉग बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता। जो इसने फूड स्टोर किया है इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, राइट। तो वो एनर्जी का सोर्स होते हैं जहाँ पे उनको ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपको फ्रॉग एक्सट्रीम विंटर में या एक्सट्रीम समर में घूमते फिरते नज़र नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे जब फ्रॉग हिलते भी नहीं, दे सीम एज गुड एज जैसे कि वो डेड है। उस टाइम पे इनकी स्किन ही है जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एक्ट करती है। स्किन फ्रॉग की बड़ी थिन होती है, ब्लड कैपिलरीज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और हमेशा मॉइस्ट रहती है विद द वाटर एंड आल्सो म्यूकस, जो कि म्यूकस ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन स्किन के थ्रू कैसे जाती होगी अंदर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है मॉइस्चर जो इसकी बॉडी के ऊपर होता है, तब वो डिफ्यूज़ होती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब ब्लड कैपिलरी में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक, बाय डिफ्यूज़न। कुटेनियस रेस्पिरेशन में नो मूवमेंट आर नीडेड बिकॉज स्किन ऑलवेज रिमेन एक्सपोज टू एयर और वाटर। तो कुटेनियस रेस्पिरेशन में कोई स्पेशल बॉडी की मूवमेंट नहीं चाहिए, जैसे लंग्स की रेस्पिरेशन के लिए ये स्टर्नम का ऊपर जाना नीचे होना है ना, मूवमेंट एक्सपायरेटरी मसल या इंस्पायरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कुटेनियस में ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुटेनियस तो ऑलरेडी एयर हो चाहे वाटर हो उसके एक्सपोजर में रहती है, तो वो रेस्पिरेशन पैसिवली आराम से हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अब देखिए आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहले डायग्राम में दिखाया गया है कि ऑक्सीजन जो है जो इन्वायरमेंट से आई है वो म्यूकस की लेयर में डिज़ोल्व हो रही है, देन इट फाइंड इट्स वे इनटू द कैपिलरी सिस्टम
और कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो म्यूकस से, मतलब स्किन की म्यूकस की लेयर से इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। दूसरी, म्यूकस ग्लैंड की जो है वो दिखा रहा है पोजीशन कहाँ पर होंगे। तो सबसे ऊपर एपिडर्मल की लेयर है और बीच में ही नीचे म्यूकस ग्लैंड आपको दिख रहे होंगे। तो ये सिंपल तरीके से समझाया हुआ टॉपिक है, होपफुली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, हवा से ऑक्सीजन आ रही है, वो म्यूकस की लेयर में डिजॉल्व कर रही है, देन फाइंड इट्स वे इनटू द ब्लड। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, वो बाया स्किन से बाहर इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो चलिए इसके आगे वाला रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल और बक्कल रेस्पिरेशन। तो ये स्पेलिंग जो है रेस्पिरेशन का गलत हो चुका है, इसे आप ध्यान इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो म्यूकस लाइनिंग होती है बक्कल कैविटी की, जिसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा सप्लाई किया गया होता है, ठीक, और हमेशा मॉइस्ट रहता है ये म्यूकस के साथ। तो इसका जो माउथ है ना, मतलब बक्कल कैविटी, उसमें उसकी स्किन में जो थिन लेयर स्किन की होती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड की सप्लाई की जाती है। बक्कल रेस्पिरेशन जो होती है वो कैसे होती है, फ्रॉग में नीचे डायग्राम भी दी हुई है। तो बाय लोअरिंग एंड रेजिंग द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, मतलब नीचे का जा नीचे करेगा फिर ऊपर करेगा। तो जा को खोलना बंद करना, जा को नीचे ऊपर करना, मतलब बक्कल कैविटी के फ्लोर को, उससे ये रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स क्या होता है, एयर कॉन्स्टेंटली सक्ड होती है तो बक्कल कैविटी एंड ड्रॉन आउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेयर से। अब देखिए बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कैसे होगी। जितनी बार वो सांस अंदर लेगा, नेचुरली है वो जो हवा है वो लंग्स के पास जाएंगी, तो फिर बक्कोफेरेंजियल का क्या रोल रह जाएगा। इसका मतलब जब ये सांस अंदर ले तो एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि वो हवा लंग्स के पास ना पहुँचे, क्योंकि अगर लंग्स के पास पहुँच गई वी विल कॉल इट एज ए पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब मुंह के अंदर हवा गई है तो लंग्स के अंदर तो जाएगी ही। तो इसके लिए क्या होता है, लंग्स के अंदर तो हवा तभी जाती है जब ग्लॉटिस खुला हो। तो फ्रॉग के केस में क्या होता है, जैसे ही इसका जो बक्कल कैविटी का लोअर है, मतलब आप फ्लोर बोल सकते हो या लोअर जा बोल सकते हो, वो नीचे की तरफ झुकता है तो ग्लॉटिस की ओपनिंग बंद हो जाती है। ग्लॉटिस की ओपनिंग वो वाली ओपनिंग जो ट्रैकिया या लंग्स की तरफ हवा लेके जा रही है। इसका मतलब अब हवा जो है वो मुंह के अंदर तो आ गई लेकिन लंग्स के पास नहीं जाएगी, राइट। अब क्या होगा कि हवा जो है बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, राइट। तो एयर ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर डिजॉल्व इन द लेयर ऑफ म्यूकस एंड देन गोज इनटू द ब्लड, ठीक। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाएगी, सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है बक्कल कैविटी से वो ब्लड में आ जाएगा और वो बाय नॉस्ट्रिल बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो होती है वो इनके साथ फ्रॉग में की जाती है। तो मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले नॉस्ट्रिल ओपन होते हैं, बक्कल कैविटी एक्सपैंड कर जाती है, मतलब लोअर जा नीचे की तरफ हो जाता है। फिर सांस अंदर आती है, नॉस्ट्रिल क्लोज, ठीक। और क्या होता है कि इन केस ऑफ अगर हम लोग इसकी बात ना करें लंग्स की, तो ग्लॉटिस जो है वो अपना रोल वहाँ पे प्ले नहीं करेगा, बंद रहेगा और ऑक्सीजन जो है बक्कल कैविटी के अंदर कन्फाइन हो जाएगी। अब बक्कल कैविटी से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाएगी, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बक्कल कैविटी में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो सांस है अभी वो नेयर ओपन हो जाएंगे और वो हवा में चली जाएगी। यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा गलत किया हुआ है, राइट। इसने लंग्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि लंग्स को भी इन्वॉल्व की ज़रूरत नहीं है। तो ये बक्कल रेस्पिरेशन के साथ साथ बेसिकली पल्मोनरी रेस्पिरेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो पढ़ते हैं, व्हेन द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी इज लोअर, तो एयर इंटर करती है बक्कल कैविटी का थ्रू नॉस्ट्रियल नेयर, ऑक्सीजन ऑफ एयर डिजॉल्व इन द लेयर ऑफ म्यूकस गोज इनटू द ब्लड, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट इनटू द बक्कल कैविटी। तो देखो लंग्स का कोई नाम नहीं है तो नो। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब जो लंग्स के थ्रू होती है। अब फ्रॉग के केस में जस्ट लाइक अदर वर्टिब्रेट पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, ठीक। और ये जो पेयर ऑफ लंग है ये एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एरियल रेस्पिरेशन मतलब हवा में रेस्पायर करने के लिए हेल्प करते हैं। ओवाइड शेप होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इलास्टिक सैक होते हैं विद स्वेलो इंटरनल फोल्ड और सेप्टा,
जो इंक्रीज करते हैं इनर सरफेस एरिया इसका किसका, एल्वोलाई का। तो कहता है इसके जो लंग्स हैं वो ओवल शेप होते हैं, पतली सी उसकी वाल होती है, इलास्टिसिटी इसमें होती है, कंपैरेटिवली इतनी बेटर नहीं होगी जैसे ह्यूमन बीइंग में, बट होती है। और ये अंदर से फोल्डेड होते हैं, सेप्टा बनाते हैं ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, ठीक। और ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं थ्रू सेप्टा, ठीक है। नॉट ओनली द आर्गन ऑफ रेस्पिरेशन बट आल्सो हाइड्रोस्टैटिक आर्गन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्रॉग के केस में जो लंग्स होते हैं ये सिर्फ सांस लेने में मदद नहीं करते, ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, मतलब डेट हेल्प इन स्विमिंग। तो आपको पता फ्रॉग पानी में तैरता है तो इसमें हवा भर जाएगी, तो जैसे जिनको स्विमिंग नहीं आती दे नोज बेटर कि वो क्या करते हैं कि वो एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में अपने आप को फिट करके पानी में कूद जाते हैं, तो ट्यूब की वजह से वो स्विम करते रहते हैं। इसका मतलब वो एक क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर है जो आपको फ्लोट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से ये भी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर होगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, बक्कोफेरिंजियल कैविटी, ग्लॉटिस, लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर एंड ए पेयर ऑफ ब्रोंकाई। द मीडियन स्लिट लाइक ग्लॉटिस ऑन द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स ओपन इनटू द लैरिंक्स। तो ये पैसेज बता रहा है कि एक्सटर्नल लेयर से नेजल चैम्बर पर, इंटरनल नॉस्ट्रिल से, फिर बक्कोफेरिंजियल कैविटी से, फिर ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर से, फिर ब्रोंकाई, और देन ये जो है आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो हवा है आपके लंग्स के पास पहुंचती है। तो बता रहा है किस तरीके से क्या क्या रूट बनेगा रेस्पिरेशन के टाइम के लिए। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है कैसे सांस अंदर जाती है, किस तरीके से ये रेस्पायर करता है। तो पहली जो डायग्राम थी वो बेसिकली गलती से क्या था कि वो एमेलगम था बक्कल फेरेंजियल, जो बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन और लंग्स का। यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लोअर जहाँ नीचे होता है हवा अंदर जाती है, राइट। लोअर जहाँ ऊपर होता है ग्लॉटिस ओपन हो जाती है और हवा जो है लंग्स के पास चली जाती है। देन क्या होता है कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हवा वापस आती है, और हवा वापस आके थ्रू एक्सटर्नल लेयर से वो बाहर चली जाती है। तो ये एक पैसेज है और इस पैसेज से कैसे हवा अंदर आ रही है, कैसे हवा बाहर जा रही है, ये दिखाया गया हुआ है। तो दीज वर द स्ट्रक्चर्स आर द ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ फ्रॉग। तो सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था वो गिल्स के बारे में बात की, देन कुटेनियस के बारे में बात की, देन वी हैड टॉक्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज बक्कोफेरेंजियल जो स्ट्रक्चर था। उसके बाद जो बात हमने लास्ट में की वो थी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इन चार स्ट्रक्चर को एक डायग्रामेटिकली, जो कि नेचुरली बात है मैंने इंटरनेट से ली है, वहां पे फिर से एक क्विक रिवीजन पे डालते हैं। तो ये दिखा रहा है कि फ्रॉग कैसे ब्रीथ करते हैं इन डिफरेंट सीजन में। तो ड्यूरिंग द वार्म मंथ, स्प्रिंग हो चाहे समर हो, फ्रॉग क्या करता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्पेंड करता है ऑन लैंड, लेकिन नियर द वाटर, ठीक। और दे ब्रीथ करते हैं एयर इन एंड आउट विद देयर नोज और यू कैन से इट नॉस्ट्रिल, ठीक। ड्यूरिंग द अदर मंथ जो होते हैं, मतलब कोल्डर महीने हो गए और फॉल एंड विंटर, फ्रॉग क्या करते हैं, नॉर्दर्न लेपर्ड जो फ्रॉग स्पेशली, ये क्या करते हैं बरी कर लेते हैं अपने आप को लीव्स में, मड में, बॉटम ऑफ द पॉन्ड में, ठीक है, और वहां हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक। और वो ब्रीथ करते हैं विद देयर नोज एंड लंग्स, दे विल ब्रीथ विद देयर स्किन। तो अब क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि अब वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करें, अब वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करेंगे। लेकिन स्किन के थ्रू ब्रीथिंग कब कर रहे हैं, जब वो हाइबरनेशन में है, राइट। फिर बिकॉज फ्रॉग हैव सच थिन स्किन कि ऑक्सीजन जो है वो आराम से उसके अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से बाहर आ जाती है। डेट इज वाई ये कुटेनियस ब्रीदिंग भी शो करते हैं जो फ्रॉग होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस किस टाइप की रेस्पिरेशन फ्रॉग बियर कर सकते हैं एंड एट व्हाट सिनेरियो फ्रॉग को बियर करनी पड़ती है। व्हेन फ्रॉग ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर देयर लंग्स, इन द लंग्स ऑक्सीजन जो है वो स्वैप करती है, मतलब रिप्लेस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को विद द फ्रॉग ब्रीथ आउट। द नेम फॉर द प्रोसेस इज हंग और पल्मोनरी ब्रीदिंग।
दिस इज द सेम वे फॉर योर ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथिंग का ही तरीका है। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि भाई देखो, फ्रॉग स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है जब वो ऑड कंडीशन में होता है, नहीं तो वो स्किन के अलावा बकोफेरेंजियल रीजन से भी कर सकता है, वो लंग्स के थ्रू भी कर सकता है एट डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक, तो और किस तरीके से ऑक्सीजन जाती है, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग कर लिया हुआ है, तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होना भी चाहिए। तो विद दिस जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और यू कैन से रेस्पिरेशन इन केस ऑफ फ्रॉग है, वो टॉपिक खत्म होता है। ये जो हमने अभी तक कवर किए, चाहे वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग हो, इसे ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चे। ओके, थैंक यू।